वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शरीयत कानून के हक में ट्विटर पर मुहिम शुरू की है। इंडिया सपोर्ट CAA के हैशटैग के साथ ये मुहिम शुरू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि CAA सितम रसीदा रिफ्यूजीज़ को शहरियत देने के लिए, किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप इसी खबर पर बने हुए हैं। अनूप, जानना चाहेंगे, CAA को लेकर मुल्क भर में हंगामा है, एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस बीच PM ने एक ट्वीट शुरू किया है, कितना असर पड़ेगा इससे, इस खबर को लेकर? देखिए, बता दूं कि नागरिकता कानून को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में जी। कई लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति फैली हुई है और जिस तरीके से हमने देखा कि मुस्लिम समाज में खास तौर पर जिस तरह से एक भ्रामक प्रचार चल रहा है, इसको लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा खोला है और एक ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से की है। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इनके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, भ्रम की स्थिति हटे। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि नमो ऐप में CAA को लेकर के सभी जानकारियां, सभी कंटेंट मौजूद हैं। लोग भ्रम में ना आए, उस कंटेंट को पढ़ें और उसके बाद उनके समर्थन में वो आए। दूसरी बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि मुस्लिमों को इस कानून से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो देश के मुसलमान हैं वो भारत के नागरिक हैं और उन्हें कहीं भी पाकिस्तान या किसी देश में भेजने की बात नहीं कही जा रही है या उनकी नागरिकता छीनने की बात नहीं कही जा रही है। दूसरी तरफ जो एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, इसको लेकर के बीजेपी और सरकार पूरी तरह से सतर्क है और यही वजह है कि एक पूरा कैंपेन बीजेपी और सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। बिल्कुल अनूप, एक चीज और जानना चाहेंगे, CAA का तो जिक्र किया गया है ट्वीट में, लेकिन अगर हम NRC की बात करें तो NRC का कहीं जिक्र नहीं है। जो एहतजाज हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है, CAA और NRC को एक साथ लेकर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसको लेकर असल हंगामा है, लेकिन PM के ट्वीट पे NRC का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरीके से रामलीला मैदान पे, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली हुई थी, उस रैली में भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि जिस तरह से NRC और CAA को लेकर के कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। NRC पूरे देश में लागू करने की योजना अभी फिलहाल नहीं है, इस पर कोई ड्राफ्ट भी अभी तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां जानबूझ करके इन दोनों चीज़ों को, नागरिकता कानून और NRC को क्लब करके दिखा रही है और एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जिस तरह से NPR को लेकर के बजट एलोकेशन किया गया है, जिसको लेकर सरकार ने सरकार आगे बढ़ रही है, उस पर भी सरकार की तरफ से साफ किया जा रहा है कि NPR को लेकर के और NRC को जोड़कर देखना और उसमें नागरिकता कानून को जोड़कर देखना कतई सही नहीं है। ये जो NRP है वो UPA के समय से ही लागू किया गया था, उस समय की योजना है जिसको सरकार लागू कर रही है और इससे नागरिकता को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में बीजेपी इस मामले पर सतर्क है। बीजेपी इसको लेकर पूरे देश में अभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत हो गई है। जिस तरह से ऑनलाइन कैंपेन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए कि नागरिकता कानून क्या है, नागरिकता कानून आखिर किसके लिए है, क्योंकि जो भ्रम की स्थिति है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में भ्रम बहुत ज़्यादा है और कुछ राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, वो जानबूझकर इसको हवा देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मोर्चा जो है वो बीजेपी और सरकार की तरफ से खोली गई है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, PM ने भी आज ट्वीट मुहिम शुरू की है। इसके अलावा जो बीजेपी के बड़े लीडर है वो घर घर जाकर या अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कई पार्टियां ऐसी हैं मुल्क में जो इसकी मुखालफत कर रही हैं, तो क्या PM के भी अब मैदान में आने के बाद उसमें कुछ नरमी देखी जा सकती है, जो दीगर पार्टियां जो इसकी मुखालफत कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी नरमी लाना नहीं चाहती है। बीजेपी लोगों को जागरूक करना चाहती है कि जो भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, वो सिर्फ जो एक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वोट बैंक के महज वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें की जा रही है।
बीजेपी और सरकार की कोशिश है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को समझाने की कोशिश की जाए कि ये जो नागरिकता कानून है वो नागरिकता कानून इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए नहीं है। ऐसे में किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है, और जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ तुच्छ राजनीति की वजह से कर रहे हैं, उनकी बातों पे नहीं आना है। दूसरी तरफ जहां तक आप कैंपेन की बात कर रहे हैं, तो कैंपेन को लेकर के बीजेपी ने बजाबता उसके लिए पूरी कमेटी बनाई है, जिसमें प्रचार प्रसार किया जाएगा, ऑनलाइन प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसके अलावा रैलीज की जाएगी, इसके अलावा जो बीजेपी के नेता वो घर घर जाएंगे, इसके अलावा संगोष्ठियां की जाएगी, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो तमाम जो आउटरीच के प्रोग्राम है वो बीजेपी चलाएगी कि किसी तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो, और देश में जो एक स्थिति पैदा करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है वो अपने जो उनके मंसूबे हैं उन पे वो सफल ना हो पाए। चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जेडीयू लीडर और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहा है कि एनपीआर एनआरसी के बीच रब तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दस्तावेज खुद मुंह बोलता सुबूत है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो एनआरसी पर अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह करे। कांग्रेस को यह ऐलान करना चाहिए कि इसके इक़्तिदार वाली रियासतों में एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा। कही है कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही थी यहाँ पे दिल्ली में। तो अगर एक्ट में कुछ इतना गैर संवैधानिक था जैसा कि लोग अभी बता रहे हैं और जो सच्चाई भी है, तो कांग्रेस को वो मौका था कि उस एक्ट में वो सुधार कर सकते थे। दूसरी बात मैंने ये कही कि एक बार जब सीएए एक्ट बन गया तो उसको रोकने का एक इफेक्टिव तरीका यही है कि राज्य सरकार में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो कहें कि हम एनआरसी को नहीं करेंगे, क्योंकि एनआरसी इज द प्रोसेस दैट विल ले द फाउंडेशन फॉर सीएए टू बी इम्प्लीमेंटेड। कांग्रेस शासित राज्यों में एनआरसी नहीं होगा। ये एक लाइन स्टेटमेंट अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट देते हैं तो उससे और क्लैरिटी आएगी, और मीटिंग में एनआरसी का विरोध करना, धरने पे बैठना, वो सब कुछ जायज़ है, वो उसकी अपनी एक वैलिडिटी है। लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट का कि एनआरसी कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं होगा, वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो मेरे समझ से परे। उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं और कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। कोहरे के सबब सड़क और रेल खिदमात पर भी इसका असर पड़ा है। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। स्कूलों में ठंड की वजह से छुट्टियां कर दी गई हैं। पूरे उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही। ठंड की वजह से यूपी में अब तक लगभग 100 से अधिक जानें जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी पारा 4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सुबह का वक्त है, लोग घरों से निकल रहे हैं तो लाइटें जलाना पड़ रहा। हालांकि कोहरे से थोड़ी जरूर लोगों को राहत है, लेकिन जो ठंड है वो काफ़ी भयंकर और सिकुड़न वाली ठंड है। जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो जिले हैं, वो चाहे पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, लखीमपुर खीरी जो तराई के इलाके हैं, वहाँ पारा 3.5 डिग्री तक पहुँच गया था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक मौतें भी हो गई है। अब सरकार की तरफ से जरूर भारी भरकम बजट दिया गया है जिलों में कि राहत कार्य को जो है पहुंचाया जाए। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वो खुद जाएं, देखें। रात में जो लोग सड़कों पर हों उन्हें कंबल वितरित किया जाए, उन्हें गर्म बिस्तर दिए जाएं, जिससे उनकी जानें बच सकें। यानी आने वाले समय में भी अभी जो कड़ाके की ठंड है वो जारी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में अकेले कानपुर में अब तक 38 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो लिहाजा सरकार भी सतर्क है, लेकिन कुदरत की कहर के आगे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उसमें विशेष तौर से बच्चे और बुजुर्गों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे अपनी काबीना में तौसीक करने वाले हैं। जराये के मुताबिक आदित्य ठाकरे को भी काबीना में जगह मिल सकती है। आदित्य ठाकरे वर्ली से रुकन असेंबली है। 36 नए अरकान काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। तौसीक के बाद उद्धव ठाकरे की काबीना में कांग्रेस के उज़रा की तादाद 12 हो जाएगी, जबकि एनसीपी के उज़रा की तादाद 16 और वज़ीर आला समेत शिवसेना के उज़रा की तादाद 15 हो जाएगी। बताया जा रहा है कि अजीत पवार को नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया जा सकता है। सिफारिश की गई है।
सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पर मुल्क के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। सीताराम येचुरी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मुल्क के हर फर्द के खिलाफ है। अपने दौरे कर्नूल के मौके पर इन्होंने कहा कि हम इसकी पूरे मुल्क में शिद्दत से मुखालफत करते हैं। प्रधानमंत्री ने मोदी साहब कई बार बोल चुके हैं, पब्लिकली बोल चुके हैं, दिल्ली की चुनाव अभियान का शुरुआत करते हुए कि एनआरसी के बारे में वो जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से आज तक कोई चर्चा कहीं पर नहीं हुई सरकार में। अब ये बात सरासर झूठ है। 2014 में ही हम जब राज्यसभा में थे उस समय एक सवाल पूछा गया था एनपीआर के बारे में। उसका जवाब देते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री, उसका डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, उन्होंने लिखित रूप में जवाब में दिया कि एनपीआर जो हम शुरू करना जा रहे हैं वो है पहला चरण एक एनआरआईसी, उन दिनों में एनआरआईसी कहा जाता था, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। वो एनआरआईसी हम लागू करने वाले हैं, उसके लिए ये पहला स्टेज है और एनआरसी हम लागू करेंगे पूरे देश भर में। एनपीआर जो उन्होंने कहा कि पहला स्टेज है, पहले 15 होते थे सवाल, अब इस बार मोदी सरकार ने उस 6 और जोड़ दिए। और जोड़े कैसे सवाल? ऐसे सवाल कि सिटीजनशिप तो तय हो रही है आपकी या हमारी, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपके वालिद साहब की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई। वो बताएगा क्या ये जेन्युइन है, ये डाउटफुल है। अगर वो कहेगा ये डाउटफुल है तो वो बन जाता है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी का मतलब है डाउटफुल कैटेगरी। और वो चटनी में गैर मुसलमान जितने हैं उन सबको सिटीजनशिप मिलेगी सीएए के चलते हुए। ये पूरा सिलसिला जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हमारा विरोध इसलिए है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का न सिर्फ उल्लंघन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। बिहार के किशनगंज में एनपीआर के खिलाफ एमआईएम की जानिब से एहतजाजी जलसा हुआ। इस जलसे में एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। किशनगंज के रुईधाता तारीखी ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ देने का मशवरा दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिहार से प्रजाप्रेस्टी का खात्मा करेंगे। क्या आप सीएए कानून के खिलाफ है? क्या आप एनपीआर के खिलाफ है? क्या आप एनआरसी के खिलाफ है? क्या आप मोदी के खिलाफ है? क्या आप मोदी के खिलाफ है? क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ है? क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ है? नीतीश कुमार साहब भारत के संविधान को खराब करके हिंदुस्तान के गरीबों की लाशों पर आप अपना सियासी महल तामीर मत करो, तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आप आंखें बंद करके बैठे हैं। भारत के गरीबों से नाइंसाफी हो रहा है, अपनी जबान को खामोश करके बैठे हैं। मैं मानता हूं कि आपने बीजेपी का साथ दिया, मगर अगर आपने जमीन जिंदा है, अगर आपके सीने में दरख्त दे, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस तरह केरला की हुकूमत ने एनपीआर के खिलाफ, केरला की कम्युनिस्ट हुकूमत ने एक गवर्नमेंट की सतह पर एक आर्डर जारी किया कि केरला में एनपीआर को लागू नहीं किया जाएगा। ये तमाम किशनगंज की जनता, बल्कि आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि बिहार की तमाम जनता नीतीश कुमार से मुतालबा करती है कि बिहार में एनपीआर लागू नहीं होना चाहिए। और शरद यादव ने अपने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू समाज, पिछड़े, एससी, एसटी और अक़लियतों को भी रोजगार चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। मगर मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है, रोजगार के लिए लोग परेशान हैं। हुकूमत को आइन के दायरे में इन ज़रूरतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देना चाहिए।
बिहार में उर्दू को भले ही दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन उर्दू की तरक्की हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा नहीं है। ये इल्जाम है मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं का। बिहार में मुनक्किद होने वाले उर्दू के दर्जनों प्रोग्रामों में वजीर आला नीतीश कुमार दर्जनों बार उर्दू की तारीफ, खूबसूरत जबान, मीठी जबान, मुश्तरका तहजीब की जबान जैसे अल्फाज से की है, लेकिन वजीर आला की जबान से निकली हुई बात कभी जमीन पर नहीं उतर पाई। नारों से बात आगे बढ़ी होती तो 1 साल से ज्यादा अरसे से तहलील उर्दू एकेडमी कब का तश्कील हो गई होती। जो उर्दू के इदारे हैं, जब तक कि उनकी तश्कील नहीं होगी और वहाँ ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे, उस वक्त तक उर्दू का जो फ़रोग़ देने का और उसको तरक्की देने का जो मंसूबा है वो काबिल अमल नहीं होता है। चाहे उर्दू एकेडमी का मामला हो या उर्दू मशावरती बोर्ड हो, ये 2 इदारे ऐसे हैं जो बिहार में उर्दू के कामों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से इसमें इतनी ताख़ीर जिससे ये मुतासिर मुतासिर हो जाए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उर्दू जबान के साथ नाइंसाफी आम बात है। ये जबान किसी मुअज्जज़े की उम्मीद नहीं रखती है। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि वो दूसरी सरकारी जबान है तो सूबे में नजर आए, लेकिन जब इदारा ही तहलील हो तो इस जबान का ख्वाब कैसे पूरा होगा। नीतीश कुमार जानबूझ करके अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले सभी इदारे, उर्दू एकेडमी, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड की भी तश्कील नहीं हुई है, उर्दू एकेडमी की भी तश्कील नहीं हुई है। ये अफसोसनाक है और ये इस सरकार की सोची समझी साजिश का नतीजा है। अगर सरकार चाह लेती तो ऐसा नहीं था कि उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी बहाल करने में उसको कोई परेशानी होती। बसर इक़्तिदार पार्टी के पास रटा रटाया जवाब है। गुज़िश्ता 1 साल में एकेडमी को जल्द तश्कील करने का वादा कई बार किया गया होगा। वादा अक़लियती फलाह के वजीर ने भी किया और भरोसा जेडीयू के मुस्लिम लीडरों ने भी दिलाया, लेकिन एकेडमी को कुछ भी नहीं मिला। नहीं, उर्दू एकेडमी की तश्कील होगी और इसके लिए सरकार कोशिश में है, लेकिन सियासी उथल पुथल भी रहता है, उसका भी असर थोड़ा बहुत पड़ता है किसी भी चीज़ पे के गठन में, किसी चीज़ के तश्कील में। सुनने में अच्छा लगता है कि नीतीश कुमार जो सोचते हैं उसे पूरा करते हैं। उर्दू एकेडमी के सदर खुद वजीर आला नीतीश कुमार हैं। पहली बार सूबे के वजीर आला बने थे तो एकेडमी की मीटिंग सेक्रेटरीट में मुनक्किद की थी। इसके बाद उर्दू वालों को कभी अपने दफ्तर नहीं बुलाया। मीटिंग करते तो एकेडमी के दर्द को शायद समझ पाते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। कश्मीर में नया साल बनाने के लिए आए सयाह मौसम सरमा का भी खूब लुत्फ ले रहे हैं। श्रीनगर के साथ साथ गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर मुकामात पर इन दिनों खासी तादाद में सयाह मौजूद हैं। सयाहों का कहना है कि कश्मीर आकर वादी से मुतालिक इनकी तमाम गलतफहमियां दूर हो गई हैं। वो नए साल की आमद पर बर्फबारी की पेशगोई से काफ़ी पुरजोश हैं। आकाश खत्रिया और मैं दिल्ली से आया हूँ और हम हर साल यहाँ पे आते हैं अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कश्मीर से अच्छी जगह कुछ भी नहीं है और यहाँ के जो नागरिक है वो भी काफ़ी मिलनसार है सबके साथ और अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैं सबसे अपील करूँगा कि आप भी यहाँ पे अपना आए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। सब शांत है और अच्छे से सब इंजॉय करो यहाँ पे। तो बात करें जो ठंड है, ठंड कितनी है यहाँ पे? अभी परसों ही निकले थे दिल्ली से, तो वहाँ पे जो शीत लहर है वो काफ़ी चली हुई है और ठिठुरने वाली ठंड है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा कि सूरज भी निकला हुआ है। दिल्ली में लगभग 1 हफ्ता हो गया है सूरज भी नहीं निकल रहा है और यहाँ पे आए तो कल से सूरज निकला हुआ है यहाँ पे, तो ठंड थोड़ी कम है यहाँ पे अभी। तो बात करें जो यहाँ पे आने से पहले घर वालों का क्या कहना था, कितना डर है जो यहाँ पे अभी 370 हटाया है उसको लेके? देखिए, घर वालों का हम हमेशा आते हैं हर न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने के लिए कि श्रीनगर, पिछली बार भी हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था श्रीनगर में आके, लेकिन अब की बार घर वालों के मन में और हमारे मन में भी यही डर था कि जब से 370 हटी है तब से ये माहौल है कि श्रीनगर में जाओगे तो कभी भी दंगे भड़क सकते हैं। तो घर वाले भी इसी बात को लेकर चिंतित थे कि आप वहाँ मत जाओ, आप और कहीं टूरिस्ट के लिए और कहीं चले जाओ घूमने फिरने के लिए, लेकिन श्रीनगर मत जाओ। लेकिन मेरे को यहाँ पर आकर लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फिलहाल पहले से तो क्राउड बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर आके लगा तो दंगे वंगे ऐसा कुछ नहीं है। होटल वालों ने भी बताया कि शांत माहौल है। डल लेक तो जम चुकी है, हम हर साल आते हैं
और अब की बार बात की जाए तो लास्ट ईयर के मुकाबले हालांकि स्नोफॉल अब की बार ज़्यादा हुआ, नवंबर में ही हो चुका है। हालांकि और जो सालों की बात की जाए तो दिसंबर के लास्ट वीक में होता था, लेकिन अब की बार जो स्नोफॉल है वो नवंबर में हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर आर्टिकल 370 हटने के बाद जो डर था वो कहीं ना कहीं इस वजह से जो टूरिस्ट है वो तो कम आ ही रहे हैं। हम आए तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं डर तो था ही कि आर्टिकल 370 हटा है तो क्या हो सकता है, कभी भी कोई भी दंगा हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है। लेकिन जो टूरिस्ट, यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी टूरिस्ट है वो आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कश्मीर की अगर बात की जाए, जो लोग हैं कश्मीर के वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, लोगों के साथ काफ़ी मिलजुल के रहते हैं। जो भी यहाँ उनको सुविधाएं सब दी जाती है, तो यही कहेंगे कि आएँ और जो धरती का जो स्वर्ग है कश्मीर, उसका एक बार आनंद जरूर लें। और जो स्नोफॉल की बात है 30 दिसंबर की बता रखी है कि 30 दिसंबर को स्नोफॉल होना है, तो आइए और इन्जॉय करिए आप लोग। तो लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि जो ठंड से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, ठंड से बचने के लिए हालांकि हम दिल्ली से हैं और आपको पता होगा कि दिल्ली की सर्दी सबसे ज़्यादा होती है, तो इतना ज़्यादा हमें नहीं लगी। लेकिन टेम्परेचर की बात की जाए तो रात में यहाँ पर डाउन आ जाता है। दिल्ली में भी 3 पॉइंट कुछ था जो 2 दिन पहले टेम्परेचर था। तो यहाँ पर जो डल लेक है लास्ट ईयर के मुकाबले अब की बार कम जमी है, लेकिन कल जो स्नोफॉल होना है उसके बाद और भी ज़्यादा इन्जॉय होगा। हालातों की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, उनसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि वो अपना प्रोग्राम रद्द न करते हुए बिल्कुल यहाँ पे आए और यहाँ की वादियों में नए साल का इस्तकबाल करे। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मौसम सरमा में अक्सर भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती है। फौज की बेकन विंग शाहराह से बर्फ हटाने में कलीदी रोल अदा करती है। बेकन के मजदूर खतरों से खेलकर पूरी चौकसी और मुस्तैदी के साथ बर्फ हटाकर शाहराह को आमदोरफ्त के लायक बनाते हैं। पेश है मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को कश्मीर और खित्ता लद्दाख की शहरत की हैसियत हासिल है, लेकिन सर्दियों के अयाम में भारी बर्फबारी का कहर इस हाईवे पर कुछ इस कदर टूट पड़ता है कि ये शाहराह हफ्तों तक बंद हो जाती है। और ऐसे में शाहराह को दोबारा काबिले आमदोरफ्त बनाने में हिंदुस्तानी फौज का एक अहम हिस्सा बीकन पेश रहती है। जहाँ बीकन ने पूरे मुल्क में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है, वहीं कश्मीर में पीर पंचाल पहाड़ी दर्रों से बर्फ को चीरते हुए बेकन एहलकार आम लोगों के लिए राहें हमवार करते हैं। बहुत ही एक एवलांच प्रोन और स्लाइड प्रोन एरिया है और इसमें काफ़ी फॉग भी रहता है। तो जो हमारे ऑपरेटर जब हमारे स्नो क्लियरेंस इक्विपमेंट के साथ जब काम करते हैं तो काफ़ी खतरा होता है उनको काम करने के दौरान कि मशीनरी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में और डिफ़िकल्ट AOR में मतलब काम कर रहा होता है, तो ये खतरा तो रहता ही है। और साथ में जो विंड फैक्टर, अभी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, इतनी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही होती है तो उससे हमारा काम और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिसमें बर्फ़ जमती है रोड पे तो हमारा स्नो क्लियरेंस इक्विपमेंट बर्फ़ भी क्लियर कर रहा होता है और जो आइस जम रही होती है उसको भी क्लियर कर रहा होता है। तो और इसके चलते एक और भी हमारा प्रॉब्लम है जिसमें ट्रैफिक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड हो जाता है। जब बर्फ़ गिरती है तो करीब 5,000 से 6,000 ट्रक जो है रोज़ यहाँ पे ट्रैवर्स करते हैं जवाहर टनल से। तो बर्फ़ गिरने पर जब वो गाड़ी यहाँ पे रोक लेते हैं तो उसको भी वहाँ पे क्लियर कराना होता है हमें। वो गाड़ी जो स्लिप हो रही होती है फिर उसको अलाइनमेंट करा करके गाड़ी क्लियर कराने के बाद इसी पूरा भीड़ भाड़ में हमको अपना स्नो क्लियरेंस इक्विपमेंट भी निकालना होता है, स्नो भी क्लियर करनी होती है। तो काफ़ी एवलांच का, फॉग का और अपना ट्रैफिक का, विंड चिल का, सारा फैक्टर्स को हमें ओवरकम करके इस पूरे स्ट्रेच को क्लियर करके रखना पड़ता है। जैसे स्नोफॉल रुक जाती है उसी समय हम अपनी पूरी मैन एंड मशीनरी ऑन ग्राउंड हम उसको पुट करते हैं एक्टिवली। और उस समय जब जैसा हमने बताया कि माइनस टेम्परेचर रहता है और हमें फॉग का भी काफ़ी सामना करना रहता है, तो उस समय हमारी जो लेबर रहती है वो काफ़ी इफेक्टिवली रोल प्ले करती है, हमारी इक्विपमेंट के साथ जाती है। तो उनको हमने काफ़ी अच्छी क्लोथिंग भी दे रखी है और सेफ्टी हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं और सबको हम नज़र में रखते हुए हम अपनी स्नो क्लियरेंस को हम कंप्लीट करते हैं। जवाहर टनल के आर पार पहाड़ी रास्ते से भारी बर्फ हटाने के लिए बीकन के साथ कश्मीरी मजदूर भी शाना बशाना रहते हैं। और ऐसे में जदीद तरीन तकनीक से लैस बीकन अमले के लिए बर्फानी तोदों और खिसकती चट्टानों का खतरा हमेशा बना रहता है। और यही वजह है कि अब तक बीकन के कई लोगों को रास्ता बहाल करने के दौरान अपनी जानों से भी हाथ गंवाना पड़ा है। जबकि बीकन की शान बढ़ाने के लिए कई लोगों की बहादुरी के किस्से भी यहाँ बेहद मशहूर हैं।
हमारे यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आइसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और एवलांच का भी खतरा है और यहाँ पे इतना उस पॉइंट पे इतना ज़्यादा माइनस में चला जाता है कि वहाँ पे अगर हमारा जो मतलब छोटी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे अगर वो फैमिलीज़ बच्चे फंस जाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। पूरे मुल्क के पहाड़ी इलाकों के लिए अहम तरीन हिंदुस्तानी फौज की इस टुकड़ी का क़याम साल 1965 में किया गया, जिसके बाद बिकन ने जदीद इंजीनियरिंग और हौसले को ही अपना मकसद बना लिया। बिकन ने अब तक कश्मीर की कई पहाड़ी चोटियों में ऐसी शानदार तारीख रकम की जो कि शायद मंजर आम पर न आई हो, लेकिन बर्फीली चट्टानों के बीच दौड़ती ये गाड़ियां बिकन के हौसले और अज़्म की कहानियां खुद ही बयां कर रही हैं। अनंतनाग से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आ रही है, आरटीआई के जवाब में चुनाव कमीशन का इंकशाफ। कई सियासी पार्टियों ने माली हिसाब नहीं दिया है। एनसी, पीडीपी, आरजेडी ने माली हिसाब किताब पेश नहीं किया। माली हिसाब देने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2019 थी। आपको एक बार फिर बता दें, आरटीआई के जवाब में चुनाव कमीशन का इंकशाफ। कई सियासी पार्टियों ने माली हिसाब नहीं दिया है। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए गिरा कद्र खिदमात के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मुमताज अदाकार अमिताभ बच्चन को फिल्म सनात में उनकी नुमाया खिदमात के लिए दादा साहब फाल्के एजाज से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उन्हें अवार्ड से नवाजा। एजाज से नवाजे जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने तकरीब से खिताब भी किया और अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा किया। इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूं, अपना आभार प्रकट करता हूं और नमस्कार करता हूं। अपने खिताब में अमिताभ बच्चन ने साफ किया कि वो अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, उन्हें फिल्मी दुनिया में और काम करना है। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए। क्योंकि देवियों सज्जनों, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में 5 दहाइयों से सरगर्म हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड के सबसे मंझे और तजुर्बाकार अदाकार अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन के करियर की बात करें तो उन्होंने 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन 1973 में जंजीर फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म से उनकी इमेज फिल्मी दुनिया में एंग्री यंग मैन के तौर पर होने लगी। फिर बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। ब्यूरो रिपोर्ट।